Hello friends, myself Dr. Neeraj Kumar Yadav, working as oculoplastic, orbital and facial aesthetic surgeon in लखनऊ। आज का टॉपिक है पलकों का कैंसर। पलकों में तमाम तरह के कैंसर होते हैं। मुख्यतः अगर हम बात करते हैं तो बेसल सेल कार्सिनोमा, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, मैलिग्नेंट मेलेनोमा, सीवेसियस ग्लैंड कार्सिनोमा, ये कैंसर्स मुख्य रूप से होते हैं, जिसमें कि सीवेसियस ग्लैंड कार्सिनोमा इंडियन में सबसे ज़्यादा कॉमन होता है और बेसल सेल कार्सिनोमा वेस्टर्न वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा कॉमन होता है। अब हम बेसल सेल कार्सिनोमा को रोडेंट अल्सर्स के रूप में भी जाना जाता है। यह लोकली इन्वेजिव होता है और लोकली टिश्यूज़ को डिस्ट्रक्ट करता है। आईलिड पे अगर ये कैंसर कन्फाइंड होता है और आसपास के एरिया में अगर टाइमली इसका मैनेजमेंट नहीं किया जाता है तो आसपास के एरिया में आईलिड के साथ साथ ग्लोब को डिस्ट्रॉय कर देता है, ऑर्बिट को डिस्ट्रॉय कर देता है और ब्रेन में तथा आसपास के साइनसेस वगैरह को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। तो अब हम इसकी बात करते हैं डिटेल में। इसकी इन पॉइंट्स में हम इसका डिस्कशन करेंगे। इटियोपैथोजेनेसिस है, क्या क्लिनिकल फीचर्स होते हैं बीसीसी के, साइन ऑफ ऑर्बिटल इन्वॉल्वमेंट्स क्या हैं, मोड ऑफ ऑर्बिटल इन्वेजन क्या है, कैसे ऑर्बिट में ये स्प्रेड करता है, क्या डिफरेंशियल डायग्नोसिस है, इन्वेस्टिगेशंस हम क्या करेंगे और क्या हमारे पास ट्रीटमेंट ऑप्शंस होते हैं इलाज करने के लिए। अगर कोई लिड का कैंसर है, आईलिड का, पलक का कैंसर है, तो उसको हम किस तरीके से उसका इलाज करते हैं। तो इटियोपैथोजेनेसिस से हम बात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है कि स्किन की दो लेयर्स होती हैं, एपिडर्मिस और डर्मिस। एपिडर्मिस में 5 लेयर से मिलकर बनी होती है। जो सबसे ऊपर की लेयर होती है स्ट्रेटम कार्नियम और सबसे जो निचली लेयर बेसल लेयर होती है स्ट्रेटम बेसाली। तो स्ट्रेटम बेसाली से ये ओरिजिनेट करता है बेसल सेल कार्सिनोमा। सबसे जो इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है वो सूरज की अल्ट्रावायलेट लाइट, अल्ट्रावायलेट रेज जब बड़े लंबे समय तक चेहरे पर पड़ती हैं तो उससे स्ट्रेटम बेसाली बेसल सेल लेयर में सेल्स में उसकी कोशिकाओं में ऐसा म्यूटेशन होता है। उसके बाद ये उनकी प्रोलिफरेटिव एक्टिविटी बढ़ जाती है और धीरे धीरे वो अनकंट्रोल्ड में बढ़ने लगती है और वहीं से ये कैंसर ओरिजिनेट करता है। तो बेसल सेल कार्सिनोमा में रिस्क फैक्टर इंपॉर्टेंट है अल्ट्रावायलेट लाइट, और इसका अगर मोस्ट कॉमन साइट के बेसिस पे हम देखेंगे तो जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन होता है लोअर लिड होता है, मीडियल कैंथस होता है, उसके बाद लेटरल कैंथस होता है और सबसे कम इन्वॉल्वमेंट अपर आईलिड का होता है। लोअर आईलिड का क्यों होता है? क्योंकि जो नेजल ब्रिज है, नाक के ऊपर से जब अल्ट्रावायलेट लाइट सूरज की रोशनी पड़ती है तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होके निचली पलक पे आती है और निचली पलक पे कैंसर वो अल्ट्रावायलेट लाइट निचली पलक की एपिडर्मिस की कोशिका बेसल लेयर पर वो अफेक्ट करती है। क्लिनिकल फीचर्स की हम बात करते हैं कि किस तरीके से बेसल सेल कार्सिनोमा प्रेजेंट करता है। तो इसके 4 फॉर्म्स होते हैं और ये 4 फॉर्म्स अलग अलग तरीके से प्रेजेंट करते हैं। जैसे इसमें पहला फॉर्म है जो मोस्ट कॉमन होता है बेसल सेल कार्सिनोमा, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ बीसीसी, नोडुलर अल्सरेटिव टाइप। इसमें लोकली होता है, मोस्ट कॉमन टाइप का होता है। इसके बाद आता है स्क्लीरोजिंग या मार्फिया फॉर्म टाइप। ये एडवांस आसपास में स्प्रेड करता है, ऑर्बिटल एक्सटेंशन सबसे ज़्यादा इसमें कॉमन होता है, लोकल ये इन्वेज करता है। सुपरफिशियल मल्टीफोकल ये ब्लेफराइटिस की तरह, क्रॉनिक ब्लेफराइटिस की तरह बिहेव करता है और ये मिमिक करता है, क्रॉनिक ब्लेफराइटिस की तरह मिमिक करता है। बेसो स्क्वेमस टाइप ये सुपरफिशियल मल्टीफोकल की तरह ही होता है, बट ये पेरीन्यूरल इसका इन्वेजन होता है और डिस्टेंट मेटास्टेसिस काज करता है क्योंकि पेरीन्यूरल नर्व शीथ के थ्रू इसका एक्सटेंशन होता रहता है इन्वेजन। तो डिस्टेंट मेटास्टेसिस में कॉमन होती है। अब आता है इंपॉर्टेंट साइन फॉर द ऑर्बिटल एक्सटेंशन ऑफ वेसल सेल कार्सिनोमा। वेसल सेल कार्सिनोमा जब तक आईलिड पे रहता है, पलक पे रहता है, तब तक तो ये हम उसको आसानी से ट्रीट कर सकते हैं और पेशेंट की आंख की रोशनी भी बचा सकते हैं। और जब ये ऑर्बिट को इन्वॉल्व कर लेता है तो क्या ऐसे साइन होते हैं? तो सबसे जो इंपॉर्टेंट साइन होता है वो मीडियल और लेटरल कैंथल इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, कंजक्टाइवल अल्सरेशन हो सकता है, आईलिड पोस्टीरियर लिड मार्जिन की ब्रीच हो सकती है। इसके अलावा डीप पाल्पेबल मास अगर हमें फील हो रहा है, या फिर डिप्लोपिया की पेशेंट कंप्लेन लेके आ रहा है, ऑप्थेल्मोप्लीजिया के लिए आ रहा है, या एक्सटर्नल ऑक्यूलर मूवमेंट का लिमिटेशन है,
ठीक है, या फेशियल नर्व या कोई भी आसपास की नर्व्स का इन्वॉल्वमेंट है, तो ये साइंस हमें इंडिकेट करते हैं कि उसमें आईलिड का कैंसर ऑर्बिटल इन्वॉल्वमेंट हो गया है। अब आता है कि मोड ऑफ ऑर्बिटल इन्वेजन, तो इंपॉर्टेंट है कॉन्टिगुअस स्प्रेड, पेरियोस्टियल स्प्रेड, पेरीन्यूरल स्प्रेड एंड इंट्राक्रैनियल स्प्रेड। तो इस तरीके से ये 4 मोड ऑफ स्प्रेड होते हैं जिसमें कि हम लिड का कार्सिनोमा ऑर्बिटल एक्सटेंशन होता है। व्हाट आर द इंपॉर्टेंट डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ द बेसल सेल कार्सिनोमा, ये कौन कौन से, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा, इससे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, मैलिग्नेंट मेलेनोमा, सीबेसियस ग्लैंड कार्सिनोमा, या फिर कोई मेटास्टैटिक ट्यूमर लाइक ब्रेस्ट का, प्रोस्टेट का आईलिड में आ रहा है, तो वो इंपॉर्टेंट डिफरेंशियल डायग्नोसिस में हम आ सकता है। क्या इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशंस हम कर सकते हैं डायग्नोसिस के पहले टू रूल आउट whether it is the confined to the lid, BCC confined to lid or it is spread to the orbit। तो इसके लिए हमें तमाम तरह की जांचें हैं वो करते हैं, जिसमें कि रेडियोलॉजिकल जांचें हो सकती हैं, हिस्टोपैथोलॉजिकल जांचें हो सकती हैं। हिस्टोपैथोलॉजिकल जांचें सर्जरी के बाद ही जनरली कराते हैं, क्योंकि इसमें हम सर्जरी करते हैं उसके बाद फिर उसका हिस्टोपैथोलॉजिकल एनालिसिस कराते हैं। बट रेडियोलॉजिकल डायग्नोसिस इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि उससे हम ऑर्बिटल एक्सटेंशन हम उससे आइडेंटिफाई करते हैं। तो सीटी स्कैन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये लोकली इन्वेजिव ट्यूमर है, बोनी ऑर्बिट को इन्वॉल्व करता है, बोन को इन्वॉल्व करता है, पेरियोस्टियल इन्वेजन करता है। इसलिए सीटी स्कैन से हम एक्सटेंट ऑफ वेदर इट इज द ऑर्बिट इज इन्वॉल्व्ड और नॉट एंड एक्सटेंट ऑफ द ऑर्बिटल इन्वॉल्वमेंट, ये दोनों चीजें हम सीटी स्कैन से फाइंड आउट कर सकते हैं। बोन का कितना इन्वॉल्वमेंट है, स्पेशली बोन विंडो से सीटी स्कैन विद बोन विंडो करा करके हम उसको देख सकते हैं। एमआरआई इज एन इंपॉर्टेंट फाइंडिंग, कि अगर उसका ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट है, पेरीन्यूरल इन्वॉल्वमेंट है, ऑप्टिक नर्व सीथ का डिस्टॉर्शन हो जाएगा, ब्रॉडनिंग हो जाएगी, ठीक है, और जो फीसर्स हैं ऑर्बिट के वो ब्रॉडनिंग होंगे, उसका डिस्ट्रक्शंस हो जाएगा। टिश्यू फैट प्लेन जो है वो डिस्टॉर्टेड हो जाएंगे। तो एमआर में इंपॉर्टेंट है कि सॉफ्ट टिश्यू एक्सटेंट, सॉफ्ट टिश्यू इन्वेजन, सॉफ्ट टिश्यू इन्वॉल्वमेंट देखने के लिए हम एमआर कराते हैं, जिसमें T1 में हाइपो इंटेंसिटी देखती है, T1 बेटेड इमेज हाइपो इंटेंसिटी होती है और T2 बेटेड इमेज हाइपर इंटेंस होती है। इसके अलावा फैट सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है ऑर्बिटल एक्सटेंशन को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो अगर हम ट्रीटमेंट ऑप्शंस की बात करते हैं बीसीसी की, तो अगर ये लिड में कन्फाइंड है, डायग्नोसिस बना लिया, स्टेजिंग कर लिया, और वेदर इट इज लोकलाइज और ऑर्बिटल एक्सटेंशन है, उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट डिपेंड करता है। अगर लिड पे है तो हम उसका जो है इन ब्लॉक डिसेक्शन करेंगे और फिर रिकंस्ट्रक्शन करेंगे लिड का रिकंस्ट्रक्शन करेंगे बाय द यूज ऑफ फ्लैप एंड ग्राफ्ट। फ्लैप में हम रोटेशनल फ्लैप, एडवांसमेंट फ्लैप ले सकते हैं, और फ्लैप से हम एंटीरियर लैमेला बनाएंगे, और ग्राफ्ट लेकर के मिकोपेरियोस्टियल ग्राफ्ट लेकर के हम पोस्टीरियर लैमेला लिड की, आईलिड की रिकंस्ट्रक्ट कर देते हैं। लेकिन अगर ऑर्बिटल एक्सटेंशन है तो हमें डिस्ट्रक्टिव सर्जरी, एक्सेंट्रेशन की सर्जरी करनी पड़ती है, जिसमें कि उसकी आईसाइट जो है वो चली जाती है। सर्जरी के बाद इन ब्लॉक डिसेक्शन हम लिड में करते हैं, 3 mm क्लियर कट मार्जिन लेकर के करते हैं फ्रोजन सेक्शन पे। इम्यूनोथेरेपी इंपॉर्टेंट है। इम्यूक्यूमॉड एक इम्यूनोजेनिक एजेंट होती है, जिसका हम टॉपिकल एप्लीकेशन कर सकते हैं, स्पेशली ऐसे बीसीसी के लिए जो इनऑपरेबल है या सीवियरली, जिसमें सर्जरी कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, सीवियरली ओल्ड पेशेंट, डिबिलिटेटिंग पेशेंट है, उसमें हम इम्यूनोथेरेपी का यूज कर सकते हैं। EBRT एक्सटर्नल बीम रेडियोथेरेपी का भी हमारे पास एप्लीकेशन है। पोस्ट ऑपरेटिव ऑर्बिटल एक्सटेंशन है, इसमें कि सस्पिशियस है कि कोई फोकाई मेट्स का रह गया है, तो उसमें हम एक्सटर्नल बीम रेडियोथेरेपी कर लेते हैं। पर उसका एक ड्रॉबैक होता है कि आफ्टर एक्सटर्नल बीम रेडियोथेरेपी बीसीसी जो कि लोकली एग्रेसिव होता है, वो और हाईली मैलिग्नेंट होकर के डिस्टेंट मेटास्टेसिस काज कर देता है, उसका एग्रेसिवनेस बढ़ जाती है आफ्टर रेडियोथेरेपी। देयर इज सम सर्टेन सिंड्रोमिक एसोसिएशन ऑफ बीसीसी के साथ में बहुत सारे सिंड्रोमिक एसोसिएशन होते हैं, जैसे गोर्लिन गोल्ड सिंड्रोम, वेजेक्स सिंड्रोम एंड लीनियर यूनिलेटरल वेसल सेल नीवस। तो इस तरीके से आप आम जनता के लिए ये बताना जरूरी होता है कि जिसके भी पलकों पे पिगमेंटेड या गहरे काले रंग की या अलग अलग चित्तीदार गांठें बन जाती हैं पलकों पर, तो बहुत लंबे समय तक हमें उसको वेट नहीं करना है, तुरंत ही किसी नज़दीकी ऑक्लोप्लास्टिक सर्जन को दिखाना है, जिससे कि समय रहते उसका इलाज हो सके, उसकी इलाज प्रॉपर तरीके से हो सके। क्योंकि जैसे ही हम देर करेंगे, धीरे धीरे करके वो ट्यूमर पलक से
और आँख के पिछले हिस्से में और ब्रेन तक भी जा सकता है, और ब्रेन में जाता है तो फिर वो इनऑपरेबल कंडीशन होती है, उसका कोई इलाज नहीं होता है, उसमें वो धीरे-धीरे अल्टीमेटली उसकी डेथ ही हो जाती है। तो इसलिए इसमें हमें ये जागरूकता ज़रूरी है कि पलक पे कोई भी गाँठ हो, चाहे वो मस्सा हो, तिल्ला हो या किसी भी तरीके की गाँठ हो, तो उसको हमें बहुत हल्के में नहीं लेना है। नज़दीकी ऑक्यूलोप्लास्टिक सर्जन को अवश्य दिखाएँ। धन्यवाद।